हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग एवं रांची जिले की भूमिका की विवेचना करें। 1942 ईस्वी की क्रांति के पहले ही हजारीबाग भारतीय की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। इसके दो कारण थे। एक, यहाँ के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं कृष्ण वल्लभ शाह एवं राम नारायण सिंह का कांग्रेस पार्टी में महत्व एवं उसके अधिवेशनों में इनको उपस्थिति था, और दूसरा केंद्रीय जेल, जहाँ देश के तमाम बड़ा नेता बंद थे। जेल ने शहर को संवेदनशील बना दिया था, क्योंकि उन दिनों देश माता की स्वतंत्रता के लिए सत्य एवं बलिदान के कुछ तीर्थयात्रियों का यह प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश के लगभग सभी क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद थे। ऐसा सरकार ने इसलिए किया था कि वे आज़ादी की मशाल को ना जला सके। यह जेल क्रांतिकारी विचारों, रणनीतियों और किसानों मजदूरों की आवाज़ों का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। इस जेल में बनाई गई रणनीति के बल पर ब्रिटिश सरकार के दांत खट्टे किए गए। 4 नवंबर 1942 को हजारीबाग के उपायुक्त ने सरकार को सौंपे अपनी रिपोर्ट में लिखा था, मुझे जान पड़ता है कि इस जिला के अधिकांश लोगों में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ असंतोष बना हुआ है। स्वतंत्रता के लिए इस आंदोलन के प्रति सभी वर्ग के भारतीयों के मन में सहानुभूति जगी है। अतः स्पष्ट है कि देश स्तर पर जो भी घटनाएं होती थी, उसका सीधा प्रभाव हजारीबाग में पड़ता था। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बिहार सरकार ने पहले की रणनीति तैयार कर ली थी और इसका निर्देश उपायुक्तों को दिया जा चुका था। यह निर्देश क्षेत्रीय बड़े नेताओं को गिरफ्तारी एवं कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़ा था। अतः कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही हजारीबाग पहुंची, इसके विरोध में हड़ताल एवं प्रदर्शन के दौर शुरू हो गए एवं तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की जाने लगी। 9 अगस्त को राम नारायण सिंह और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को केंद्रीय कारागार में रखा गया। सरकार की नज़र में राम नारायण सिंह सबसे खतरनाक नेता थे और इस कारण गिरफ्तार किए जाने वाले नेताओं की सूची में पहला नाम उनका था। 11 अगस्त की शाम को जुलूस का नेतृत्व करती सरस्वती देवी गिरफ्तार की गई और उन्हें भागलपुर जेल भेज दिया गया। इसके विरोध में शहर की दुकानें और सिनेमा हॉल बंद रही। सरस्वती देवी की गिरफ्तारी के बाद छात्रों ने मोर्चा संभाला और एक के बाद एक उन्होंने आंदोलन को गति देने के लिए कई जुलूस निकाले और प्रदर्शन किए। 12 अगस्त को संत कोलंबा कॉलेज के छात्रों ने हाथ में राष्ट्रीय झंडे किए अपने प्रांगण से नवाबगंज तक जुलूस निकाला। इसमें बड़ी संख्या में दूसरे संस्थानों के छात्र भी शामिल हो गए। पुलिस ने जुलूस को तितर-बितर कर दिया और 6 नेताओं को गिरफ्तार कर ले गई। अगले दिन एक विशाल जुलूस शहर की सड़कों का भ्रमण करती हुई कांग्रेस मैदान में जमा हुई। यहाँ जगदीश राम एवं डॉक्टर त्रिवेणी प्रसाद ने भाषण दिए और सरकारी कर्मचारियों से नौकरी छोड़ने को कहा। पुलिस दोनों को पकड़ कर ले गई और उन पर मुकदमा चलाया गया। इस घटना से छात्र और भी आंदोलित हो उठे। 14 अगस्त को एक विशाल जुलूस कचहरी परिसर की ओर गई और थोड़ा उग्र हो गई। उसने सरकारी भवनों के शीशे तोड़ दिए और डाकखाना एवं स्टेशन क्लब को नुकसान पहुंचाया। छात्रों ने उपायुक्त कार्यालय से यूनियन बैंक उतार फेंका और वहां राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। 14 अगस्त को 7 राजनीतिक बंदियों को गिरिडीह रेलवे स्टेशन से मोटर बस द्वारा हजारीबाग लाया जा रहा था। स्टेशन के निकट करीब 4000 की भीड़ ने प्रदर्शन किया और बंदी वाहन में तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने बस की मरम्मत के बाद बंदियों को हजारीबाग जेल में भेज दिया, परंतु उनको सुरक्षा के लिए गिरिडीह के अनुमंडल अधिकारी को उपायुक्त से सशस्त्र बल की मांग करनी पड़ी। उपायुक्त के अनुसार गिरिडीह संवेदनशील स्थान था और वहां उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ करने की परंपरा रही। इस कारण वहां अधिक एहतियात बरतने तो गंभीर परिणाम हो सकते थे। इस घटना से प्रशासन और भी सचेत हो गया और अगले दिन छोटा नागपुर के आयुक्त के आदेश पर गिरिडीह सहित इन स्थानों पर जुलूस निकालने एवं सभा और प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई। आंदोलन की आंधी अब चतरा पहुंच चुकी थी। यह क्षेत्र छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह की जन्मभूमि रही। वहां जुलूस का नेतृत्व रामानुग्रह प्रसाद और नरसिंह भगर कर रहे थे। जुलूस अनुमंडल अधिकारी के कार्यालय के पास पहुंची और एक खिड़की पर कांग्रेस का झंडा बांध दिया गया।
भागू गंजू नामक एक व्यक्ति ने डाकघर के बरामदे पर राष्ट्रीय झंडा लगा दिया। इस घटना से पुलिस तिलमिला उठी। उसने युक्त दोनों को भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सजा दी गई। पुलिस ने 2 अन्य कांग्रेसी नेता शालिग्राम सिंह और मोहम्मद हाय को भी गिरफ्तार कर जेल दिया। तंडवा में लोगों को हड़ताल करने के लिए उकसाने एवं पुलिस को इस्तीफा देने का आग्रह करने पर उपेंद्र प्रसाद का गिरफ्तार कर लिया गया। कोडरमा में भी आंदोलन का तेज असर रहा। 16 अगस्त को तिलैया बाजार पूर्णतः बंद रहा। कोडरमा में एक बड़ी जुलूस निकाली गई। स्टेशन पर पहुंचकर जुलूस उम्र हो गई। उसने स्टेशन में आग लगा दी, तार काट डाले और डाकखाने के कुछ कागजातों को जला डाला। उसने शराब की एक दुकान को आग के हवाले कर दिया और पटना रांची सड़क को पेड़ गिराकर अवरुद्ध कर डाला। घटना के बाद पुलिस सक्रिय हो उठी। हजारीबाग से सशस्त्र बल को जुलूस को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया। डोमचांच में भी जुलूस निकाली गई। उपद्रव की आशंका से ग्रस्त और अधिक सैनिकों को कोडरमा में तैनात किया गया। उपद्रवी पुलिस के लिए चुनौती बन रहे थे, लिहाजा निर्णय लिया गया कि उनके नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कोड़े लगाए जाए। 20 नेताओं पर कोड़े बरसाए गए और उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। पुलिस को तिलैया के एक स्थानीय फार्म पर आंदोलन को भड़काने का शक था, अतः फार्म के मालिक छठराम हौरी राम को कड़ी चेतावनी दी गई। पुलिस ने यहां से 113 व्यक्ति को गिरफ्तार किया और सभी को हजारीबाग जेल भेज दिया गया। डोमचांच में एक शराब की दुकान पर आग लगा दी गई। पुलिस ने उपद्रवियों पर गोली चलाई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने विशुन मोदी नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसे कोड़ा मारा गया। पुलिस ने खान मजदूरों को भी हड़काया कि यदि वे उपद्रवियों से सहानुभूति रखेंगे तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। जयनगर की अशांत था, वहां भी जुलूस निकाला गया। इसका नेतृत्व दुखन मोदी, काली मोदी, बटन धोबी और बसंत सोनार ने किया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सतगावा, गिरिडीह, डुमरी, धनवार, बेरमो और धनबाद से भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन पर लोगों को भड़काने, तिरंगा फहराने, संचार व्यवस्था को क्षतिग्रस्त करने एवं थाना कर्मचारियों से इस्तीफा देने का आग्रह करने के आरोप थे। संथालों को डुमरी थाने पर हमला करने के लिए उकसाने के आरोप में अनंतलाल और कारू राम को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन गति पकड़ती जा रही थी, फलतः इसे रोकने के लिए अति संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फौज तैनात की गई। डोमचांच में बनवारी पांडे की गिरफ्तारी के लिए 50 रुपये का इनाम रखा गया। इसके बाद भी पुलिस को क्षेत्र को शांत करने में असफलता नहीं मिल पा रही थी, अतः कोडरमा एवं डोमचांच के गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया और 65,000 रुपये वसूल किए गए। प्रशासन को बात इससे भी बनती नहीं दिखी तो उसने सड़क और संचार के केंद्र निकट के गांवों पर सामूहिक दायित्व लागू कर दिया। दमन और जुर्माना से पुलिस आंदोलन को दबा पाने में सक्षम साबित नहीं हो पा रही थी, अतः उसे सरकार द्वारा निर्देश दिया गया कि वह खान साहब, कादिर बख्श, निर्मल चंद्र मिश्रा और M.N. रॉय से संपर्क करे एवं इन्हें कांग्रेस की नीतियों की सार्वजनिक भर्त्सना करने और उन्हें सरकार के पक्ष में राय बनाने के लिए कहे। उल्लेखनीय है कि मिश्रा और रॉय कम्युनिस्ट नेता थे। वे भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी थे। कादिर बख्श भी आंदोलन के विरोध में सोचते थे। अगस्त के बाद सरकार भले ही यह सोचती थी कि आंदोलन शांत हो गया है, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं था। अभी भी कई नेता पुलिस की पकड़ से बाहर और वे छिटपुट आंदोलन कर रहे थे। हंटरगंज में कर न चुकाने का आंदोलन चला। गिरिडीह में थाना के कर्मचारियों से इस्तीफा देने का आग्रह किया गया और उच्च विद्यालय की दीवार पर इश्तेहार चिपकाए गए। डोमचांच में जुलूस निकाली गई। इस बीच हजारीबाग केंद्रीय कारागार में एक अप्रत्याशित घटना घटी। 6 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों ने जेल से भागने की योजना बनाई। उसका रिहर्सल किया गया। एक के पीठ पर दूसरे को चढ़ाकर सीढ़ी बनाई गई। सुरक्षा प्रहरियों को इनकी भनक तक नहीं लगी। इस तकरीब से 9 नवंबर 1942 को दीपावली की काली अंधेरी रात जेल से अपने 5 साथियों रामनंदन मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह,
शालिग्राम सिंह हजारीबाग और गुलाबी सोनार के साथ जयप्रकाश नारायण 53 धोतियों की सहायता से जेल की दीवार फांदकर भाग गए। यहीं से भागकर जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत आंदोलन चलाया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। जेल प्रशासन के लिए शर्मनाक घटना थी। जेल में बंद राम नारायण सिंह पर इस घटना का आरोप मढ़ने की कोशिश की गई। इस जेल ब्रेक की घटना के बाद राम नारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय और को भागलपुर जेल हस्तांतरित कर दिया गया। भागे हुए नेताओं पर इनाम की घोषणा की गई, परंतु इसकी सूचना किसी ने पुलिस को ना दी। धीरे धीरे आंदोलन शांत हो गया। इस आंदोलन के दौरान हजारीबाग से 662 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 205 लोगों को सजा दी गई। रांची 8 अगस्त को जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने की घोषणा हुई, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसके विरोध में रांची में 9 अगस्त को हड़ताल बुलाई गई। इससे गुस्साई पुलिस ने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को सील कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि यही कार्यालय सारे फसाद की जड़ है। विरोध करने वाले अदू गोपाल मुखर्जी, राम रक्षा उपाध्याय, नारायण चंद्र लाहिड़ी को गिरफ्तार कर लिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन, जुलूस, संचार लाइनों के क्षतिग्रस्त करना और सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का दौर प्रारंभ हो गया। जनता उत्तेजित थी और आंदोलन को लेकर उनके अंदर उत्साह था। अतः प्रदेश कांग्रेस द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के माध्यम से वह अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करने लगी। छात्रों ने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 14 अगस्त को जिला स्कूल के समीप छात्रों के एक जुलूस को पुलिस ने रोक दिया और कई छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छुपकर छात्र आंदोलन को प्रोत्साहित करने के कारण जिले के महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं के नाम विमल दासगुप्त, केशव दासगुप्त एवं सुनील कुमार रॉय थे। सुखदेव नामक एक अन्य कांग्रेसी को भी पुलिस ने कैद में डाला, क्योंकि पुलिस को उस पर आंदोलन को भड़काने एवं सूचना पहुंचाने का शक था। तलाशी के क्रम में उनके पास से आंदोलन की एक निदेशक पुस्तिका मिली थी, जो पटना से उसे भेजी गई थी। 17 अगस्त को रांची में किए बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने इसे सरदानंद रोड पर तितर बितर कर दिया और जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष शिव नारायण मोदी एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में टाटी, सिलवे एवं नामकुम के बीच टेलीफोन एवं टेलीग्राफ लाइनों के क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 18 अगस्त को महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे महादेव देसाई के निधन की खबर के बाद शोक प्रकट करने के लिए रांची में हड़ताल की गई। बिरंडू और सोनाहातू की हड़ताल की चपेट में रहे और मांझी में थाने के निकट तार काट दी गई। टांगर बस्ती और इटकी के बीच भी तार काट दिए गए और रेल पटरियां उखाड़ दी गई। 30 अगस्त को रांची के बाल कृष्ण हाई स्कूल के कागजात को जला दिया गया। आंदोलन का प्रसार ग्रामीण अंचलों में भी होने लगा था। लोहरदगा में आंदोलन की बागडोर छात्रों के हाथ में था। इन कांग्रेसी उसे समर्थन दे रहे थे। 16 अगस्त को वहां के नदियों हाई स्कूल के छात्रों ने पहले जुलूस निकाला और उसके बाद उन्होंने अपने स्कूल से यूनियन जैक उतार फेंका और उसके स्थान पर तिरंगा फहरा दिया। साथ ही वंदे मातरम एवं गांधी जी की जय के नारे भी लगाए। छात्र यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने स्थानीय जेल के गेट के समक्ष प्रदर्शन किया और नारे लगाए। यह सुनकर जेल के राजनीतिक बंदी भी गेट के समक्ष आ गए और उन्होंने विद्यार्थियों के साथ सुर मिलाया। शालिग्राम अग्रवाल एवं मोनीलाल अमेठियों ने तो गला दबाकर एक प्रहरी से गेट की चाबी भी छीन ली। इसकी भनक जेलर को मिली। वह सक्रिय हो उठा और उसने चाबी वापस लेने का प्रयास किया, परंतु कुछ बंदी उसकी ओर झपटे और उन्होंने उसका गला दबाकर उसे गिरा दिया। बड़ी मुश्किल से स्थिति पर काबू पाया जा सका। आंदोलित छात्रों ने जेल कार्यालय के शीशे तोड़ दिए और टेलीफोन के तार काट दिए। घटना की सूचना जेल अधीक्षक को दी गई। वह यथाशीघ्र जेल पहुंचा और पुलिस एवं वार्डरों की सहायता से बंदियों को वार्ड में शिफ्ट कर ताला लगाया गया। गुमला भी आंदोलन में पीछे नहीं था। 16 अगस्त को पुलिस ने लोगों को आंदोलन करने के लिए भड़काने के आरोप में गंगा महाराज एवं गोविंद भगत को पकड़कर ले गई और उन्हें सजा हुई। इस गिरफ्तारी का विरोध किया गया और शहर के लोगों ने देवेंद्र कुमार एवं गणपत खंडेलवाल की
नेतृत्व में जुलूस निकाला, थाने का घेराव किया गया और वहां राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने रोक दिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जैसे ही थाने से जेल ले जाया गया, जेल गेट पर लड्डू महाराज के नेतृत्व में एकत्र लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपने आंदोलन में समर्थन में नारे लगाए। उन्हें भी एक वकील मथुरा प्रसाद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गुमला हाई स्कूल के छात्रों ने जुलूस निकाली, थाने का घेराव किया एवं वहां तिरंगा फहराने की कोशिश की। टाना भगत भला कहाँ पीछे रहने वाले थे, बिशुनपुर में थे, एकत्र हुए और उन्होंने थाने को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई की और कई टाना भगतों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोनचिप्पी स्थित टाना भगत आश्रम में ताला जड़ दिया, ताला तोड़ दिया गया। मांडर बाजार में टाना भगतों ने एक सभा को और वक्ताओं ने लोगों से आंदोलन में शरीक होने एवं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर पुलिसकर्मियों से इस्तीफा देने की अपील की। पुलिस ने सभा के 3 प्रमुख वक्ता महादेव सुनार, चमरा भगत और गोवा भगत को गिरफ्तार कर लिया। उत्साहित टाना भगतों ने डाकघर की सामग्री पर कब्जा कर लिया। पूरा अगस्त रांची आंदोलन की लौ से जलती रही। इस दौरान लोगों देन के लिए शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पर्चे बांटे गए एवं सूचना आंदोलन को गति प्रदान की गई। खबर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाई जा रही थी। पुलिस उन लोगों को चेतावनी दे रही थी जिनके पास साइक्लोस्टाइल की मशीनें थी। मुद्रणालय पर भी प्रशासन का पहरा था। इसके बाद भी आंदोलन जारी रहा। सरकार ने दमन, गिरफ्तारी, पहरा और चेतावनी के अलावा आंदोलन को दबाने के लिए एक और कदम उठाया। उसने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि वह सरकार समर्थक मोहिउद्दीन अहमद खान बहादुर, हबीबुर रहमान खान साहिब, रमजान अली, सरकारी वकील राय बहादुर बनर्जी, सैमुअल पूर्ति, जयपाल सिंह, एसके सहाय और खान बहादुर शमसुद्दीन हैदर को कांग्रेस की गतिविधियों की भर्त्सना करने वाले लेख लिखने को कहे, ताकि सरकार के पक्ष में जनता को किया जा सके। सरकार यहीं तक नहीं रुकी, उसने विभिन्न भाषाओं में इश्तेहार छापे, उन्हें जनता के बीच बांटे गए और लोगों को सामूहिक उत्तरदायित्व एवं जुर्माने की सजा की याद दिलाई गई। तोड़फोड़ करने वालों की सूचना देने पर 1000 रुपये तक का इनाम देने की घोषणा भी की गई। सरकार के सारे प्रयास निरर्थक साबित हुए। संचार साधनों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं अब भी रांची, लोहरदगा, गुमला के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों से आ रही थी। फलतः पुलिस का दमन चक्र और भी बढ़ गया। गांवों पर सामूहिक जुर्माना भी लगाया गया। रांची जिले से 199 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से 173 को सजा हुई। 2 लोगों को कोड़ा मारा गया। 1943 ईस्वी तक यह आंदोलन समाप्त हो गया था। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।